हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 8 है। इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। किस प्रकार से आंसू गैस छोड़ रही है पुलिस। तो हम लोग पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ चुके थे इसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण हुआ था। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव हुआ था। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास हुआ था। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ था। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया कि यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पद, भाषा, क्या कहते हैं, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। लोगों का क्या है, घर है। ये देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए क्या है फ्रेंड, उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। आगे देखेंगे कि ये चेतना क्या है फ्रेंड, ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। तो ये क्या है फ्रेंड, 1850 में ये जो चेतना हुआ था ना, 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में क्या हुआ था, साफ दिखाई देने लगी थी। और 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। ठीक है फ्रेंड, ये जो चेतना है ना राजनीतिक संगठनों में, तो ये चेतना ज़्यादातर यानी क्या हुआ था, गहरी हो चुकी थी। और इनमें से ज़्यादातर जो संगठन है इसकी बागडोर कौन संभाल रहे थे, जैसे कि वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो इनमें से प्रमुख क्या क्या थे फ्रेंड, देखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा है, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के क्या थे, प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा क्या है, नाम को गौर से देखिए तो पूरा सार्वजनिक सभा, इसको देखने से क्या पता चलता है, तो देखते हैं कि सार्वजनिक का मतलब हुआ होता है कि सब लोगों का, सबके लिए, यानी सार्वजनिक मतलब सब लोगों का या सबके लिए, सर्व यानी सभी, जनिक यानी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन वे अपनी लक्ष्य को भारत के सभी लोगों तक क्या कर रहे थे, लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक क्या है, उनके लक्ष्य किसी खास इलाके जैसे समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। क्या हो फ्रेंड, लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का क्या था, बुनियादी तत्व होता है। और ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो क्या था फ्रेंड, जो भारतीय जनता है ना, तो वो अपने मामला का यानी जो अपना डिसीजन है वो अपने लिए स्वयं ले, उसका आज़ादी भी हो, अपना डिसीजन लेने के लिए उसको आज़ादी भी हो। ठीक है, देखिए संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, यानी बिना किसी रोक टोक के अपना कदम स्वयं उठाए, अपना स्वतंत्र डिसीजन ले सके। 1800 देखेंगे फ्रेंड, 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। तो 1870 से 1880 के दशकों में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के प्रति क्या हुआ, असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो 1878 में क्या किया गया, आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए क्या हुआ, भारतीय लोग हैं ना, उसके पास अपना हथियार रखने का अधिकार नहीं, यह हक छीन लिया गया, अपना हथियार नहीं रख सकते, इसका अधिकार छीन लिया गया। और उसी साल
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ। तो उसी साल क्या हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसके सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो जो सरकार की आलोचना करने वाला वर्नाक्यूलर प्रेस था, उस मैंने देसी भाषा में जो प्रेस छप रहा था उसको भी बंद किया गया और चुप कराया क्या है, जो सरकार के विरुद्ध आलोचना करने वाले हैं तो आलोचना को चुप कराया जा सके। और इस कानून में क्या है, इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित क्या कहते हैं, सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। तो 1883 में क्या था फ्रेंड, सरकार ने इल्बर्ट बिल 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो ये जो एक्ट है, ये बिल था, इसको लागू करने का प्रयास किया गया और इस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। और इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो क्या फ्रेंड, जो भारतीय न्यायाधीश है उसके बीच अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच क्या होना चाहिए, समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। तो इस विरोध से क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों का जो असली रवैया था, जो उसका विचार था, उसके बारे में पता चलता था। अब देखेंगे पढ़े लिखे भारतीयों की एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत। अब पढ़े लिखे जो भारतीय है ना, उसके लिए अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी। 1880 से ही इसको महसूस की जा रही थी और परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। तो ये 1880 से ही चाहत थी कि भारतीय पढ़े लिखे एक अखिल भारतीय संगठन बने। और जब इल्बर्ट विधेयक बिल को हटा दिया गया तो इससे इस चाह को और गहरा कर दिया था। और 1885 में देश भर में क्या हुआ, देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो कब किया गया, 1885 में देश भर के कितने, तो 72 प्रतिनिधियों ने सभा के करके क्या किया था, राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। और संगठन के प्रारंभिक नेता दादाभाई नौरोजी थे। फिरोज शाह मेहता, बहादुरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। नौरोजी क्या थे, व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी क्या किया था, विभिन्न क्षेत्रों के जो भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। देखेंगे प्रचारक क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, तो इसको प्रचारक कहते हैं ना। देखेंगे ये कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्र कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का क्या है, केंद्रक है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्गीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि भारत के सभी समुदाय की संस्था है। देखिए दादाभाई नौरोजी है। ये कौन है, दादाभाई नौरोजी हैं। ये दादाभाई नौरोजी हैं। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। नौरोजी की पुस्तक क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। तो इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन है ना, उसके परिणाम की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। उभरता हुआ राष्ट्र क्या है, देखेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपनी पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्ग की पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए
और परिषदों को क्या है ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए जो सिविल सेवा है ना लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो पहले जो थी ना सिविल सेवा परीक्षा तो वह लंदन में आयोजित की जाती थी और इसकी मांग अब भारत में भी किया गया कि अब भारत में भी हो सिविल सेवा की परीक्षा। इस तरह की मांग थी कांग्रेस की। अब देखेंगे निरस्त करना है कि किसी भी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, इसको निरस्त करना कहते हैं ना। शासन व्यवस्था के भारतीकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही था कब्जा। ठीक है, ज़्यादातर नौकरियों पर क्या था, जो गोरे अफसर यानी अंग्रेज लोगों का ही कब्जा था। और अंग्रेज जो आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जो अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। जो बड़ा बड़ा अफसर की बात है ना, तो ये ज़्यादा बड़े अफसर को बड़े पैसा मिलेंगे, ज़्यादा वेतन मिलेंगे, इसलिए अंग्रेज लोग बड़े अफसर के पद पर रहते थे। और भारतीयों का मानना था कि ये जो अफसर लोग हैं ना बड़ा बड़ा पद पर पहुंच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से ले जाते हैं अपना देश लंदन, इसलिए यह न हो और हमारे देश में यानी भारत में बड़ी बड़ी एग्ज़ाम यानी जो यूपीएससी जो क्या कहते हैं सिविल सेवा परीक्षा है वो भी भारत पर आयोजित हो। इस प्रकार से हमारे देश की पैसा हमारे देश के लोगों के पास ही रहेंगे। तो भारतीयकरण से यहाँ की क्या थी, जो धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, जो न्यायपालिका है ना उसको कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, जो आर्म्स एक्ट है वो निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति वो बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए। तो जो अभिव्यक्ति है जो बोलने के विचार है उसको बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। तो शुरुआती साल है ना उस पर कांग्रेस ने कई सारे आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही क्या हुआ, गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे। तो जो बढ़ता हुआ टैक्स था उसके कारण क्या हुआ था, जो काश्तकार जमींदार है वो विपन्न हो गए थे और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का क्या हो रहा था, अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी कर्जों में कटौती की जाए, जो फौजी की खर्चा है उस पर कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दी जाए। तो जो सिंचाई है ना उसके लिए ज़्यादा पैसा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से क्या है, वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। ठीक है, देखिए सोने की चाह में डिनसा वाचा नामक एक मध्यवर्गीय नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था कि आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं, तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। तो ये इस प्रकार से लिखा गया था। डिनसा वाचा नामक ने एक मध्यवर्गीय नेता था, उन्होंने नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था। अब देखेंगे मध्य मार्ग के नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में क्या था, ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। तो विभिन्न भागों पर जनमत माने लोगों का समर्थन निर्माण के लिए बहुत सारी जगहों पर यानी बहुत सारे भागों में क्या किया था, अपना प्रतिनिधि भेजा। ठीक है, लेकिन जो मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। कुछ मध्यमार्गी जो लोग हैं उनको ये भी लगता था कि अंग्रेज जो है ना स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस का मानना था कि जो सरकार है ना उसको भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। दूसरा वाला बाद में देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।